नमस्कार, मेरा नाम परवीन अलावत है। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। हमारे साथ इनेलो के जज्जर जिले के अध्यक्ष हैं सतपाल पहलवान जी। आज विभिन्न मुद्दों पर इनसे बातचीत करने के लिए हम इनके पास आए हुए हैं, जिसमें एक हमारा खास तौर से मुद्दा कुछ हरियाणा की राजनीति को लेकर भी रहेगा, जो वर्तमान हालात हैं, और इसके अलावा जो भारत और अमेरिका के बीच में एक ट्रेड डील जो चल रही है, तो उसमें कई सवाल उठ रहे हैं। क्या ये इंडिया के जो किसान हैं या उनके हित में होगा, या जो भारतीय किसान है वो इसकी चपेट में वो आएगा? वो इसलिए हम जानना चाहते हैं क्योंकि आपको सतपाल पहलवान जी के पास इसलिए आए क्योंकि आपको पता होगा कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी अकेले ऐसे वाहिद मुख्यमंत्री रहे हैं जिन्होंने बहुत देशों की यात्राएं की थी और ग्राउंड पर जाकर वहाँ के हालात, हमारे यहाँ के हालात बखूबी समझा। पहलवान जी भी उन लोगों में से थे, चुनिंदा लोगों में से थे, जो चौटाला साहब के साथ बहुत सारे देशों की यात्रा इन्होंने की, वहाँ की खेती किसानी को भी समझा, जो हमारी खेती किसानी है उनको भी समझा। तो पहलवान जी बाखूबी इसके बारे में बता पाएंगे। पहलवान जी, स्वागत है सबसे पहले तो आपका हमारे। धन्यवाद प्रवीण जी, आपका, तमाम आपके व्यूअर साथियों का मेरी तरफ से सब साथियों को नमस्कार, हाथ जोड़ करके प्रणाम। ट्रेड डील पहलवान जी सुना होगा, और हमारे जमींदार तो इसका जिक्र कर रहे हैं, लेकिन उनको इतना डीपली नहीं पता कि क्या द्विपक्षीय समझौता हुआ है, क्या ये ट्रेड डील होती है। तो आप किस तरीके से देखते हैं, जो हमारा जमींदार है क्या इसकी चपेट में आएगा, या मतलब जो बीजेपी कह रही है कि ये तो बहुत बेहतरीन प्रयास है मोदी जी का ट्रंप के साथ, कैसे देखते हैं आप? प्रवीण जी, जो ट्रेड डील आपने कही, जो व्यापार नीति के तहत समझौता, कुछ साथी तो कह रहे हैं कि हो गया और कुछ कह रहे हैं होने वाला है, लेकिन उसकी तस्वीर अब तक साफ नहीं है जी। लेकिन जिस प्रकार से अमेरिका की कृषि मंत्री हतोत्साहित है और उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दी है कि भी हमारा हिंदुस्तान के साथ जो समझौता है वो किसान वर्ग की जो फसल हैं, चाहे वो सोयाबीन है, चाहे वो मक्का है, चाहे वो दूध का क्षेत्र है, या अन्य कोई चीज़ है, उसके ऊपर अमेरिका की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि भाई ये हम समझौते के अंदर ये चीज़ें हैं, जबकि भारत की सरकार इस बात को स्पष्ट नहीं कर रही है। वो केवल खाली इस बात को कह के डिनाई कर रही है कि भाई ये नहीं है, ये नहीं है। तो आप ठोक करके इस बात को क्यों नहीं कहते कि ये नहीं है? अगर प्रवीण जी ये समझौता होता है तो फिर आप निश्चित तौर पे ये मान कर चलो कि हिंदुस्तान का किसान की तो दुर्दशा होनी ही होनी है, लेकिन उसके बावजूद इस देश की अर्थव्यवस्था भी ठिकाना लग जाएगी, क्योंकि कोरोना काल के समय में भी इस देश की जीडीपी को अगर संभालने का काम किया तो वो हिंदुस्तान के किसान ने किया था, अन्यथा न वर्गों ने किया था, न कारपोरेट जगत के लोगों ने कराया। जो बड़े बड़े पूंजीपति थे वो भी हाशिए पर आ गए थे उस दौरान, लेकिन कृषि क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र था जिसने हिंदुस्तान की जीडीपी को बरकरार रखने में अहम भूमिका निभाई थी। और जहाँ तक सरकार की बात है, सरकार लिपापोती कर रही है। उसके अंदर बिल्कुल क्लियर तौर पे ये बात नहीं कही गई है कि भाई ये समझौते के अंदर ये चीज़ें लागू नहीं होंगी। ऑफ द रिकॉर्ड तो बोल देते हैं, ऑन द रिकॉर्ड सरकार इस बात की किसानों को ये श्योरिटी दे लिखित में कि भाई ना तो डेयरी उद्योग इसके अंदर आएगा, ना कृषि से संबंधित अगर आएंगे। अगर ये समझौता लागू होता है तो फिर आप ये मान कर चलो कि हिंदुस्तान के किसान का डेथ वारंट है ये, क्योंकि सरकार किसान का नाम तो लेती है। इस देश में अनेकों सरकार आई, अनेकों सरकार चली गई, लेकिन किसान की जब वोट तो लेनी है, क्योंकि आज भी ग्रामीण भारत में 70% के करीब आबादी जो है वो कृषि पर आधारित है। और भारत पूरी दुनिया में एक ऐसा देश है जिसकी अर्थव्यवस्था कृषि पर टिकी हुई है, और उसी कृषि को आप खत्म करने की तैयारी कर रहे हो, तो फिर इस देश का परमात्मा ही मालिक होगा। क्योंकि हिंदुस्तान के किसान को केवल 2,000 रुपये, 6,000 रुपये सालाना दे करके बैक आने का काम किया गया है, जबकि अगर फौरन में आप जा करके देखोगे तो अमेरिका जिस देश से केंद्रीय सरकार समझौते की बात कह रही, वहाँ के अगर आप आंकड़े उठाकर देखोगे तो छोटे से छोटे किसान को सरकार 66 लाख रुपए के समथिंग सब्सिडी एक साल में देने का काम करती है। महाराज इतने कमाता भी नहीं, शायद कमाने की बात छोड़ दो, आप कई वर्षों तक नहीं कमाता, क्योंकि सरकार की गलत नीतियां हैं प्रवीण जी। और जो बड़े किसान हैं, जो कॉफी की ले लो या अन्यथा एक दो चीजों की ले लो, उनको तो पर ईयर 2-2 करोड़ रुपए की सब्सिडी वहां की गवर्नमेंट देने का काम करती है।
वो किसान के हित के लिए कानून बनाते हैं। और हमारी सरकार की जो जिस प्रकार से ये तो क्लियर होने वाली बातें हैं, अब तक तो बताते हैं समझौते पर साइन नहीं हुआ है, लेकिन सरकार की मंशा कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के है कि इस कृषि समझौते को भी लागू किया जाए। पता नहीं किस बात के दबाव में केंद्र सरकार है। अगर ये समझौता है तो फिर हिंदुस्तान के किसान का ये डेथ वार्ड साबित होगा। अगर लोकल भाषा में अगर बात करें तो पहलवान जी, क्या ये पॉसिबल है कि अगर अमेरिका की भारतीय बाजार में डेयरी प्रोडक्ट अगर आ जाता है तो हमारा जो दूध है उससे उनका सस्ता होगा, दूध भी, घी भी, बटर भी और अन्य जो फसल हैं, क्या वो सस्ते दामों पर देंगे? क्या ये सच्चाई है इन बातों में? अगर ऐसा हो जाएगा तो वो इतने सस्ते पे कैसे प्रोवाइड करवा देंगे फिर? बिल्कुल हो जाएगा प्रवीण जी, इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि वहाँ के जो किसान हैं, हमारे यहाँ तो आप छोटे किसान हैं। हाँ। किसी के पास 2 पशु हैं, किसी के पास 4 पशु हैं, किसी के पास 5 पशु हैं। हाँ। तो वो अपनी जीवन यापन उन पशुओं के सहारे करने का काम करते हैं। जो डेवलपमेंट कंट्री है जिनका आप जिक्र कर रहे हो, वहाँ एक एक किसान के पास 3-3, 4-4 हजार गौएं हैं। ये खुद आपने देखा था? हाँ, कभी मैंने ये देखा था। मैं यूरोप में गया था चौटाला साहब के साथ। जब मैं विदेश गया तो हमने सेनेगन सिटी यूरोप जिसको बोलते हैं, उसके 8-10 देशों में हमने जाने का काम किया था और उन किसानों के फार्म भी हमने देखने का काम किया था। जितनी लागत यहाँ किसान को पशु पालने में लगती है, उससे आधी लागत पर वो लोग डेयरी उद्योग चलाने का काम करते हैं। वो बड़े बड़े 3-3, 4-4 हजार एकड़ के तो उनके फार्म हाउस हैं। वो सामर्थ किसान हैं और उनके बाड़े हैं बड़े बड़े। वो पशुओं को जंगल में चरने के लिए छोड़ देते हैं, आते हैं, दूध निकाल देते हैं, फिर छोड़ देते हैं। चरागाहें हैं, मतलब चरागाहें हैं बड़ी, काफ़ी लंबी चौड़ी। ठीक। यहाँ क्या है, यहाँ तो जो छोटा किसान है वो बेचारा इतना ही तो उनको खिलाता है, इतना है। फिर उसको अगर एक पशु आप 50 पाल रहे हो तो 5-7 हजार रुपये आपको मैक्सिमम बचने का काम होगा। और मैं इस बात को बिल्कुल दावे के साथ में कह सकता हूँ, अगर डेयरी उत्पाद का खोल दिया गया तो अमेरिका का दूध भारतीय बाजार में 30 से 35 रुपये लीटर मिलेगा। तो फिर हमारा दूध कौन लेगा? फिर कोई भी नहीं लेगा। हिंदुस्तान का किसान बर्बाद हो जाएगा। सरकार के ने अगर ये फैसला लिया और गलत नीति हुई तो फिर हिंदुस्तान का पशुपालक जो है, चाहे वो किसी भी स्टेट का है, चाहे किसी भी बिरादरी का है, वो बर्बाद हो जाएगा। फिर देश दोबारा से उस आंदोलन की राह पर होगा। क्या होगा? तो फिर भूखे मरते क्या करेंगे? भाई आप एक बात बताओ जी, जिस सरकार की ये जिम्मेवारी है कि जो इस देश का भरण पोषण करने वाले लोग हैं, उन लोगों के हित के लिए भी आप अगर कदम नहीं उठा सकते तो फिर आप किस बात के ये कहते हो कि भाई हमारी सरकार है, हम किसान के हित की बात करेंगे, गरीब के हित की बात करेंगे, मजदूर के हित की बात करेंगे? भाई किसान के हित की बात यह है कि आप चलो कारपोरेट जगत के लोगों को तो फायदा होगा जी, लेकिन आम किसान को उस बात का फायदा नहीं है। जो आम पशुपालक है उसको इस फैसले का बड़ा भारी नुकसान होगा प्रवीण जी। जी, अब पहलवान जी कुछ अगर राजनीति हालातों पर आ जाएं हरियाणा में, तो देखिए आपकी जो प्रतिद्वंदी पार्टी है, खैर आप लोग तो उनका जिक्र भी नहीं करते, तो दिग्विजय जैसे ये कहते हैं कई बार कि आप टायर्ड और रिटायर्ड लोगों की पार्टी बन चुकी है इनेलो में कोई जोश नहीं है या नहीं? आप किस तरीके से देखते हैं आज भी जो जेजेपी की तरफ से जिस भाषा शैली का इस्तेमाल हो रहा है, इनेलो को कैसे देख रहे हैं फिलहाल आप? दिग्विजय जी हमारे भतीजे, हमारे बच्चे हैं। हाँ, तो अभय सिंह जी अगर इस बात न कहें तो फिर हम उस बात का जवाब दे दें जी। इस बात का जवाब, दिग्विजय जी की बात का जवाब क्या देना? बच्चा हो तो जी कुछ भी कह देता है। अजय चौटाला कहें तो कुछ प्रतिक्रिया आप लोग देंगे? हाँ बिल्कुल, अजय चौटाला जी अगर कोई इस बात के बारे में बात रखते हैं, टायर्ड रिटायर्ड, तो अजय भाई साहब मारते ही बड़े हैं। अजय भाई साहब हमारे से बड़े हैं, लेकिन ये सोच समझ के बयान दिग्विजय जी को देना चाहिए कि आप किस लिए बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो। यो एक ही परिवार था, अलग हो गया तो आप अपना काम करो, हम अपना काम कर रहे हैं। जेजेपी का जिक्र आप लोगों के लिए अब दूर की बात है, पुरानी बात हो चुकी है। जिक्र मेरे छोड़ दो, आप लोग ही जिक्र करना पसंद नहीं करते। मेरी बात को आप छोड़ दो। लोगों ने भरपूर प्यार दिया, 10 सीटें दी, संगठन इनके पास था। फिर ऐसे हालात क्यों पैदा हुए कि आज दिग्विजय जी को ये कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना हमारी भूल थी? उसका जिम्मेवार कौन है? रोहतक जो खैर छोड़ो, चलो भतीजा हमारा, मैं फिर भी ये कहूंगा कि आगे कोई भी अगर बयान वो दे तो बहुत समझ कर होश हवास में तरीके से अपनी बात रख। अब आप मानते हैं कि एक
तीसरी पार्टी के तौर पर इनेलो खड़ी हो चुकी है। पहले कांग्रेस या बीजेपी में मुख्य मुकाबला माना जाता था, अब लोग आप भी कतार में आ चुके हैं। मैं नहीं मानता प्रवीण जी, इस हरियाणा प्रदेश का तमाम मीडिया इस बात को मानता है, इस हरियाणा प्रदेश की मैक्सिमम जनता इस बात को मानती है कि 2025 के अंदर इनेलो का जो ग्राफ जिस तरीके से बढ़ा है, अन्यथा कोई पार्टी उसके मुकाबले कहीं भी नहीं टिकती। और आज भी लगातार निरंतर वह उसी प्रक्रिया के तहत अनेकों लोग इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ज्वाइन करते हैं। मेरे मानने आपके मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे मानने से तो मैं तो क्या पता क्या अपने मुंह मियाँ बिट्ठू क्या बन जाऊं, लेकिन प्रजातंत्र के अंदर जनता की जो आवाज़ है वो परमात्मा की आवाज़। आज हरियाणा प्रदेश के हर उस कमेरे वर्ग के, गरीब वर्ग के, मजदूर वर्ग के चेहरे पर एक ही आशा की किरण उनको दिखाई दे रही कि भी अगर हरियाणा प्रदेश में कोई पार्टी किसान का, गरीब का, गांव में बसने वाले व्यक्ति का अगर भला करने में सक्षम है तो वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी। एक लंच डिप्लोमेसी चली हुई है, खैर वो दूसरी पार्टी का मामला है, राहुल गांधी प्रियंका गांधी के साथ दीपेंद्र हुड्डा की। तो आप तो उनके गढ़ में राजनीति करते हैं, तो इसमें आप लोगों के सामने मुश्किलें आएंगी जब दोबारा से अब ये सिद्ध हो जाएगा कि दिल्ली दरबार में तो दीपेंद्र हुड्डा राहुल के सामने 100 के 100 हैं, उसी तरह के नंबर आज भी उनके हैं। तो आप इसको, इस तरह की लंच डिप्लोमेसी को चुनौतियां मानते हैं इनेलो पार्टी के लिए रोहतक और आसपास के क्षेत्र में? परवीन जी, ये डिप्लोमेसी भी यही थी जी, ये प्रक्रिया भी यही थी। और हरियाणा प्रदेश के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को फ्री हैंड दिया गया था और दीपेंद्र जी भी यही थे। तब क्या हुआ, जब पूरा प्रदेश इस बात को लेकर के था कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में नहीं बनने देनी है, हर व्यक्ति के मुंह से एक ही बात निकल रही थी, पूरे हरियाणा प्रदेश के किसान, कमेरे, गरीब, मजदूर, व्यापारी, छोटा कर्मचारी, दुकानदार जितने इनके साथ, इवन सरपंच भी इस बात पे थे क्योंकि सरपंचों का भी थोड़ी मल्लम पट्टी सरकार ने करी थी। हर वर्ग परेशान था और राहुल की तरफ से फ्री हैंड था। फिर राज क्यों नहीं बना? ये डिप्लोमेटिक बातें जो आप जो कह रहे हो ना, कोई राहुल जी ने उसके घर नाड़ का खाना खा लिया तो इस प्रदेश के लोगों का क्या हुआ? मैं इस बात को बिल्कुल सिरे से कंडम करता हूं। जिस किस्म की ये ड्रामेबाज पॉलिटिक्स है, अगर यही पॉलिटिक्स चलेंगी तो फिर देश में कोई कमेरे वर्ग की लड़ाई लड़ने वाला भी नहीं बचेगा। अच्छा, आप ये बताइए कि इससे आप लोगों को तो फर्क पड़ता है ना इस एरिया में? अगर दीपेंद्र हुड्डा दोबारा से अगर दिल्ली में मजबूत होते तो आपकी राजनीति पे तो फर्क पड़ेगा ना, फिर हमारी तो राजनीति खड़ी होंगे ना। ऐसा है, हमारी लंच डिप्लोमेसी आप ला लो, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की ला लो, चौधरी अभय सिंह जी की ला लो, हमारी पार्टी के वे शीर्ष नेता हैं आज के दिन। हमारी लंच डिप्लोमेसी भी, डिनर डिप्लोमेसी भी, ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी भी, हमारी डिप्लोमेसी हरियाणा प्रदेश के कमेरे वर्ग के लोगों के साथ है, ना कि किसी नेता के साथ। हमारी डिप्लोमेसी तो हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ है। और जो जनता आज इस बात को लेकर के खड़ी है कि भाई चौधरी अभय सिंह चौटाला को मजबूत करके इस हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम हरियाणा प्रदेश के लोग करना चाह रहे हैं। और ये बात निश्चित तौर पर साबित होगी प्रवीण जी, आप मेरी बात को लिख लेना, क्योंकि आज हर जनमानस के मुंह में एक बात है कि भी आया हुआ राज खो दिया। और इस राज जो 5 साल गए उसमें जो नुकसान इस प्रदेश का और खास करके हमारे इन तीनों जिलों का जो हुआ उसकी भरपाई कौन करने वाला व्यक्ति है, उस बात का जवाब कांग्रेस पार्टी के लोग। आप जगह जगह जाके यही चीज़ें आप हर जगह बता रहे हो कि आया अवाया राज है, इन्होंने खो दिया। ये समझाने में आप कितना कामयाब हो पा रहे हैं और कितना लोग इस बात पर भरोसा कर रहे हैं? क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा तो आज भी कहीं जाते हैं तो यही कहते हैं कि पोस्टल बैलेट में 78 सीटों पर हम आगे चल रहे थे, कहीं ना कहीं ईवीएम का ये झोल हो सकता है। लेकिन आप लोग किस आधार पर ये मानते हैं कि आया अवाया राज है, वो अपने हाथों से इन्होंने मैं खोया? ये मानता हूँ, आपने एक प्रश्न किया कि दीपेंद्र जी कहते हैं कि हम बैलेट पेपरों में हर जगह जीत रहे थे। दीपेंद्र जी पुराने राजनीतिक घराने से, हम तो एक तो आम परिवार किसान के बेटे हैं, छोटे मजदूर करने वाले व्यक्ति जी। दीपेंद्र जी को शायद इस बात का पता होगा, कर्मचारियों के साथ जो सरकार ने व्यवहार किया 5 साल, जो कर्मचारियों के साथ जिस किस्म की नीति बनाई गई, टोटल के टोटल कर्मचारी परेशान थे। उन्होंने तो वोट आपको दे दी, लेकिन आपने सीट गलत क्यों दी? आपका डिस्ट्रीब्यूशन टिकटों का जो था वो ठीक क्यों नहीं हुआ? कर्मचारियों से भी ज्यादा वोट आपको गांव के अंदर बसने वाले लोगों ने देने का काम किया था, लेकिन उसके बावजूद भी आप 37 पा के टिक गए।
बात को मैं फिर वही बात कहता हूँ प्रवीण जी, इधर उधर की बात ना करिए, बता काफिला लुटाया क्यों। दीपेंद्र जी केवल और केवल इस बात को बरगलाने के लिए ये बात रखते हैं कि अभी कर्मचारियों में तो हम जीत गए, तो फिर या तो आप ये मत कहो कि मशीनों के अंदर छेड़छाड़ हुई जी। मशीनों के अंदर छेड़छाड़ होती तो सरकार को ये पता था कि कर्मचारी आपके अगेंस्ट है, आपको वहां भी हराने का काम करते। मतलब खाली प्रवीण जी आप भी किसी बात का प्रश्न बढ़ा दो, ये केवल और केवल एक बैक आने वाली बात है कि जेब मिटाने वाली बात है कि भी आया हुआ राज थाली में धराया राज चला गया और खुद बाबू बेटा ने दे दिया, और किसी का दोष नहीं है इसमें, खुद इन्होंने दिया है। और दूर ना जाओ आप, चलो हरियाणा प्रदेश बहुत बड़ा है, आप बादरगढ़ तो हमारे से 27 किलोमीटर है जी, और बिल्कुल 2-3 हल्कियों की सीम भी बादरगढ़ हल्के से लगती है। हाँ, आम जनमानस इस बात को कह रहा था, CID इस बात को कह रही थी कि भाई राजेश जून कम से कम 40,000 वोटों जीतेगा। राजेश जून की टिकट की हाँ भरी गई, हाँ पंचायत के अंदर भरी गई, भरी पंचायत मतलब 8-10 के हजार के करीब आदमी था उस दिन, उनके बीच में वो यश करी गई और उसके बाद उसको टिकट नहीं दी गई, फिर वो 44,000 से जीता। क्या बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, या चलो भारतीय जनता पार्टी को हटाओ, आप चुनाव आयोग ने बादरगढ़ में मशीन फिक्स कर दी थी क्या, अगर भी राजेश जून को वोट डालनी है? क्या पता किस किस्म के बचकाने बयान देते हैं, संघर्ष करने का मामला है नहीं, जो गलती हो रही है उसको एक्सेप्ट करते नहीं, लोगों को चश्मा चढ़ा करके बहकाने का काम करते हैं। दीपेंद्र, आप लोगों को बीजेपी से ज़्यादा खतरा मानते हैं खुद के लिए, क्योंकि आप लोग उनके सीधा जो उनका कोर वोट बैंक है उस पर आप उनके प्रतिद्वंदी हैं। वो परवीन जी मैंने पहले भी आपको एक दिन कहा था, हम किसी के लिए खतरा नहीं है, हम हरियाणा प्रदेश के जनता के हितों की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, हमारे को कोई मतलब नहीं है। मीरा ने कहा था कि मुझे काम ईश्वर से, जगत रूठ है तो रूठन दे। हमने ना कि दीपेंद्र से कुछ लेना, ना हमने भूपेंद्र से कुछ लेना, हमने केवल और केवल हरियाणा प्रदेश की जनता के हित कैसे सुरक्षित हों, उन हितों की लड़ाई हम लड़ने का काम कर रहे हैं। हमने हमारी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना हम इस बात को मानते। अड़े था यो देश और अड़े ये पब्लिक थी, जो देवीलाल ने पूरे हिंदुस्तान का पलटा तक अकेले व्यक्ति चले थे और पूरे हिंदुस्तान की राजनीति को बदल कर रख दिया था। उसी कगार पर आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता पूरे तन से, मन से, धन से हरियाणा प्रदेश की जनता के हितार्थ और रक्षार्थ, उनके हितों की लड़ाई लड़ने का पुरजोर तरीके से काम कर रहा है। और प्रजातंत्र में प्रजा मालिक है, वो जो फैसला करेगी उस बात को हम स्वीकार करेंगे। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इस तरह की जातिगत राजनीति हरियाणा में हो चली है कि 35-37 से नीचे बीजेपी नहीं आएगी, 40 से ऊपर कांग्रेस नहीं जाएगी, तो इनेलो ऐसे में खुद को उस भूमिका में देखती है जैसे बिहार में होता है कि नीतीश कुमार की तरह कि आप किंग मेकर बन जाएं, 12, 13, 14, 15 सीटों की आपकी लड़ाई है, तो उसमें फिर आपके पास वो अवसर होगा और केवल आपकी लड़ाई इतने की है। आप कैसे देखते हैं, खुद को किंग के तौर पर देखते हैं या किंग मेकर बनने की राजनीति की तरफ है आप लोग सोच रहे हैं? परवीन जी, सबसे पहले तो हमारे शीर्ष नेता अभय सिंह चौटाला जी ने अनेकों बार इस बात को कहा है कि मैं किंग बनूंगा, किंग मेकर नहीं बनूंगा। नंबर एक बात तो आज ये बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी लड़ाई इस प्रदेश में सरकार बनाने के लिए लड़ रही है, ना कि भागीदार बनने के लिए। नंबर एक। नंबर दो, जो बात आपने कही कि भाई 10-15, ये विरोधी पार्टी के लोग जो यूं कहा करते कि अभय सिंह की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल खत्म हो चुकी है, आज वो आपके मुंह से ये बात आ गई, वो ये कहते हैं कि भी 10-15 सीट के आसपास अभय सिंह आ जाएगा। ये परसेप्शन बनाने वाली बातें हैं। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी 10-15 सीट के आसपास नहीं आएंगे। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत के दम पर बनाने का काम निश्चित तौर पर करेंगे। प्रवीण जी, पहलवान जी, एप्स्टीन फाइल का भी जिक्र चल रहा है बहुत ज्यादा, वो बड़ा मुद्दा है प्रवीण जी। वो जब सामने कोई चीज तस्वीर आएगी, कच्ची बात पर तो देखो कोई भी स्टेटमेंट देना मैं मूर्खता मानता हूँ। उस चीज के तथ्य आज किसी के पास है नहीं, हाँ प्रचार जरूर है, लेकिन वो चीज क्लियर हो जाए, और उस चीज को क्लियर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अपनी तरफ से इस चीज का खंडन भी करना चाहिए अगर वो सत्य है तो। वैसे हमारे शायद
इस तरह के आरोप कभी नहीं लगे शायद अपने देश के राजनेताओं पे, तो जो शायद अब पहली बार लगे। देखो, वो आरोप तो कोई भी प्रवीण जी किसी पर भी लगा सकता है। हाँ प्रधानमंत्री का पद एक गरिमामयी पद है, जी। और उसके ऊपर कोई भी आक्षेप लगाने से पहले या तो आपके पास कोई सबूत हो। हाँ भाई आप लीगली तौर पर मजबूत हो कि भी मेरे पास ये सबूत है, ये प्रूफ है सच्चा, हाँ तो बात है, तथ्य है, ठीक। अब उस बात के बारे में हम आपसे आपको बयान देकर खड़े हो जाएं तो फिर मैं इस बात को उचित नहीं मानता। जब तक ये चीज क्लियर नहीं हो लेती तो मैं इस बात के ऊपर कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। बहुत सारे लोग जो राजनीति कर रहे हैं, युवा बच्चे या जो चुनाव लड़ चुके हैं या चुनाव लड़ने की चाहत रखते हैं, तो वो इनेलो को बतौर एक राजनीतिक एंट्री के तौर पर अब लोग देख रहे हैं, जहां पहले शायद इस पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए कोई राजी नहीं था। आप भी जानते होंगे इस बात को, मैं भी जानता हूं। तो क्या इस तरह की चीज़ों को आप इनेलो के लिए पॉजिटिव मानते हैं? हालांकि वो स्टैंड बाई पे हैं कि कितना सर्वाइव और आप लोग कर पाएंगे आगे। देखो प्रवीण जी, जैसा कि आपने कहा, लोग इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को पसंद नहीं करते थे, ऐसा कभी भी नहीं था। वो ठीक है, पार्टी का विघटन हो गया, और विघटन होने के बाद जिस किस्म की जो भी परिस्थिति प्रदेश में बनी, लेकिन उन विपरीत परिस्थितियों में भी, हवा के विपरीत भी, जबकि सारी की सारी विपक्षी पार्टियां एक बात के ऊपर लगी हुई थी कि भाई इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को खत्म करो प्रदेश से। हाँ। ये मंशा हरियाणा प्रदेश की तमाम विरोधी पार्टियों की थी। हाँ। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि जिस पार्टी का नेतृत्व और नेता चट्टान की तरह मजबूत है, चोइया बे सिंह, और वो अकेले भी पड़ गए थे, लेकिन वो ना डरे, ना वो झुके, ना वो रुके। वो विधानसभा के अंदर भी अकेले होने के बावजूद भी, सड़क के ऊपर भी अकेले होने के बावजूद भी, जिस किस्म से उन्होंने संघर्ष किया, उस बात को देख करके आज हर युवा साथी भी, बुजुर्ग भी, महिलाएं भी, हर वर्ग के लोग एक ही बात लेकर के चल रहे हैं कि भाई चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के अंदर संघर्ष करने का मादा है, और चौधरी अभय सिंह चौटाला संघर्ष कर सकते हैं। और इस बात का प्रमाण इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने पिछले 1 साल के अंदर आपको देने का काम किया था। चाहे पानीपत के अंदर किसान की हत्या हुई, सबसे पहले इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने जाकर के पानीपत शहर में डीसी के दफ्तर का घेराव किया। चाहे वो बिजली के रेट बढ़ने की बात थी, पंचकुला के अंदर जाकर के इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की अगुवाई में वहाँ प्रदर्शन करने का काम किया, सरकार के खिलाफ किए। जहाँ पानी की बात थी, भगवंत मान जी ने ये कहा कि हम हरियाणा को पानी नहीं देंगे, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी एक आह्वान पर हजारों कार्यकर्ता साथी उठ खड़े हुए, पंजाब की सरकार को झुकना पड़ा, पानी देना पड़ा। तो जिस किस्म के 2025 में चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के जो निर्णायक फैसले थे, जो संघर्ष के फैसले थे, उनमें देखते हुए लोग इस बात को मान करके चल रहे हैं कि भाई आज चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ही ग्रामीण अंचल की लड़ाई लड़ने में सक्षम है। आपकी कोई आगामी रणनीति कुछ बताना चाहें तो? कुछ नया प्रवीण जी, कुछ नया कुछ करने की कोशिश? नया राजनीति के अंदर पार्टी नेतृत्व से चलती, प्रोटोकॉल से चलती। हाँ जी। हमारी पार्टी के जो शीर्ष नेता जो आदेश हमारे को देंगे, हम उसके ऊपर निरंतर 24 घंटे फूल चढ़ाने के लिए तैयार हैं। और जैसा आदेश अभी आया, और एक बात पता नहीं शायद आप क्यों भूल गए, मैं आपको याद दिला देता हूँ, हरियाणा प्रदेश के अंदर वृद्ध हमारे जो सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, उनकी पेंशन काटने का काम सरकार ने किया। और उस बात को लेकर के 20 तारीख को पूरे हरियाणा प्रदेश के इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ता पंचकुला के अंदर जाकर के ऑफिस का घेराव करने का काम करेंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री जी से जब पूछा जाता है तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि पेंशन कटी नहीं है जी। मैं इस बात को बिल्कुल क्लियर कट शब्दों में आपसे कह देता हूं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर हजारों वृद्ध लोगों की पेंशन जो है वो सरकार के द्वारा काटी गई है निश्चित तौर पर। और मुख्यमंत्री जी अभी ये कहते हैं, क्योंकि सारा सिस्टम ऑनलाइन कर दिया जी। भाई, एक चौधरी देवीलाल जी ने जो पेंशन बढ़ाई वो सम्मान भत्ते के रूप में बढ़ाई थी कि भाई हमारे बुजुर्गों का मान सम्मान हो जा। उनकी जेब में अगर 100 रुपये उस टाइम में, अगर उस टाइम के 100 रुपये राज के ये 2-3 हज़ार रुपये दे रहे हैं, 250 रुपये दे रहे हैं, इनकी तुलना आप करोगे तो वो 100 रुपये भारी थे। तो चौधरी देवीलाल जी ने ना कभी ये देखा
कि भई ये किसान है, इसका कितना अनाज पैदा हो रहा है, इनकी पेंशन मत आप करो, ये किस कास्ट से है, इसकी कितनी इनकम ऑफ सोर्सेज है। या उन्होंने तो केवल एक ही पैमाना लिया था कि भाई हरियाणा प्रदेश के अंदर जो व्यक्ति 60 साल का वृद्ध हो गया उसकी पेंशन अपने आप ऑटोमेटिक रूप से सरकार बनाने का काम करे। क्योंकि परवीन जी, ये जरूरी नहीं है कि आपके पास 4 एकड़ जमीन है और आपने 3 लाख की सरकार ने रख दिया कि भाई 3 लाख की जिसकी इनकम होगी उसकी पेंशन नहीं बनेगी। परवीन जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा प्रदेश की सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि आज के इस परिदृश्य में जो सामाजिकता का परिवेश गिरा है और जो बड़ों का मान सम्मान कम हुआ है, 4 एकड़ के किसान को तो आप छोड़ दो, जो हजारों करोड़ के मालिक हैं, हजारों करोड़ के, वो भी आज वृद्धाश्रम में रोटी खाने के लिए मजबूर है। ये मेरे कहने की बात नहीं, ये मीडिया के माध्यम से आप चेक कर लेना। इस देश के कम से कम 20-30 करोड़पति, 500-400 करोड़पति आदमी जिनको खुद उनकी औलाद रोटी नहीं दे रही। जोई देवलाल ने ये सारा इसलिए दिया था कि भाई वृद्ध का मान सम्मान रह जाएगा। अब जो आदमी 70 साल का हो गया वो खेत में तो काम कर नहीं सकता और जमीन उसके नाम है और बच्चे अलग अलग हो गए, बच्चों ने जमीन को डिवाइड कर लिया, उस वृद्ध को क्या मिला? उस वृद्ध के अकाउंट में केवल पैसा ही तो आया ना, पैसे को बच्चे ले गए। हाँ, बच्चे छीन लेते हैं। तो सरकार को इस बात के बारे में सोचना चाहिए निश्चित तौर पे कि कोई भी किसी भी वर्ग का साथी है, किसी बरादरी का है, उसकी पेंशन 60 साल से ऊपर सरकार लागू करने का काम करे। और हमारे जैसे नेता ने आदेश दिए, हजारों की संख्या में जर्जर जिलावासी पंचकुला पहुंच करके इस पेंशन विरोधी जो स्कीम हरियाणा प्रदेश की सरकार है इसका विरोध करने का काम करेगी। आप भी अब अपने पुराने रंग में दिखाई देते हो, कांग्रेस की वजह दोबारा से उसी तरीके से दहाड़ रहे हो, तो अब सारा ठीक है, सारा सिस्टम अब तो है? सिस्टम नहीं परवीन जी, कांग्रेस पार्टी ड्राइंग रूम की राजनीति करने का काम करती जी। अक्टूबर में 2 साल लोकसभा के चुनाव को हो जाएंगे। हाँ, क्या कहीं आपने कोई प्रदर्शन, कोई धरना, कोई जुलूस या समाज के हितार्थ रक्षार्थ कोई नीति, कोई नियत सरकार के खिलाफ बोलने का काम नहीं किया? जबकि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जहां कहीं जो भी मुद्दा होता है जनता के हितों पर, अगर कहीं कुठाराघात होता है तो फिर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अपना सीना उनके आगे खड़ा होकर के उनकी लड़ाई लड़ने का काम करने का काम अपना सीना तान करके करती है। इसलिए जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी एक बात कहा करते, भाई नरवरगढ़ तो वे जाएंगे जिनने सदा जान की बाण। ये इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी तो संघर्ष से पैदा हुई पार्टी प्रवीण जी। कांग्रेस पार्टी तो ऑफिसों से पैदा होने वाली पार्टी। अभी आपने अपने मुंह से जिक्र किया कि लंच डिप्लोमेसी थी, उस लंच डिप्लोमेसी में निकला क्या? लंच डिप्लोमेसी से सत्ताएं नहीं बदली जाया करती, सत्ताएं संघर्ष से बदली जाया करती हैं प्रवीण जी। और जिस व्यक्तित्व में, जिस पार्टी में संघर्ष का मादा होगा वो प्रदेश पर राज करेगी। अन्यथा अगर डिप्लोमेटिक राज खाना खाने से हो तो फिर ये देश देश के घना खाने कहाँ है? इन चीज़ों से क्या निकलना है? क्या इससे आम जनता के हितों का कोई फैसला है? मैं इस बात को बिल्कुल, मैं नहीं मानता इस बात को। मैं उस राजनीति को सर्वोपरि मानता हूं जो जनता के हितों के लिए अपना सीना आगे अड़ा करके सरकार के गलत नीतियों के विरोध में लड़ाई लड़ने का काम करे। वो पार्टी जनता के हितों का काम कर सकती है, अन्यथा कोई पार्टी काम नहीं करती। पहलवान जी, मतलब इसका क्या रीजन है कि देखो जो इनेलो से जुड़ा हुआ था वो बेशक से चाहे कांग्रेस या बीजेपी में चला जाता है ना, उसको रास नहीं आती, मतलब वो वाली चीज़ें, वो एक किस्म से मतलब वो वहाँ पे सेट भी नहीं हो पाता। इसका क्या कारण है? क्योंकि मुझे पता है एक बार नफे सिंह राठी गए थे एक बार बीजेपी में और वो ये बोले भाई हम तो 3 दिन में उल्टे आ जाए, मतलब मारे थे, वो सौदा समझ में आया नहीं। तो क्या कारण है कि जो इनेलो में रह लेता है ना वो बेशक से कहीं भी जा रहा है लेकिन उसको मजा नहीं आता? इस चीज़ का कारण क्या है? प्रवीण जी, इस चीज़ का मेन कारण एक है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की जो नीतियाँ हैं वो पारदर्शी हैं जी, नंबर 1। नंबर 2, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में जो कार्यकर्ता का मान सम्मान है वो शायद इस वर्ल्ड के लेवल पर किसी पार्टी में होगा। नंबर 3, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हमेशा कमेरे वर्ग की लड़ाई लड़ने का काम करती है, जबकि दूसरी पार्टियां केवल और केवल लंबे समय तक कांग्रेस ने भी राज कराया। भारतीय जनता पार्टी का राज भी 2014 के बाद केंद्र में, प्रदेश में। लेकिन ज्यादातर जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं वो बड़े घराने, कारपोरेट जगत के जो घराने हैं
उनके हितों के लिए बनाई जाती है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी संघर्ष से पैदा हुई पार्टी है, संघर्षशील आदमियों की पार्टी है, और जो कार्यकर्ता का मान सम्मान, जो कार्यकर्ता को प्यार, जो प्यार की जो अनुभूति इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में होती है, वो किसी पार्टी में नहीं होती। इसलिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रति आज लोगों का रुझान बना हुआ है कि ये पार्टी जो है वो अपने छोटे से छोटे बूथ लेवल की इकाई के, आप अनेकों बार इस बात को देखते होंगे, लोकसभा में पर्सन, विधानसभा में पर्सन उठा, दादा गौतम ने अभी पीछे मंच के माध्यम से कहा कि बोले एमएलए ने कोई इस पार्टी में पूछता नहीं। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के अंदर मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूँ, अगर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार चाहे अतीत में रही हो और भविष्य में 2029 में बनेगी, एक कार्यकर्ता का मान सम्मान एक एमएलए से ज्यादा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में होगा। इसलिए ये जो चीज है पहलवान जी ने लो की कि आम से आम कार्यकर्ता को भी चुनकर विधानसभा में भेज देते थे, ये सच बातें हैं ये फैक्ट, या ये एक मतलब परसेप्शन बनाया गया था? ये परसेप्शन की बात नहीं है। आप एक बात बताओ, हमारे यहाँ से एमएलए बने दरियाव सिंह, बाहर की बात छोड़ दो आप, उसका क्या काम था शायद पता है शायद आपको? उसकी एक साइकिल के टायर की पंचर की दुकान थी, 5 पैसे में पंचर लगाने वाला व्यक्ति था वो। अगर दूर जाएंगे तो फिर आप और कहोगे, मैं आपकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात बता देता हूँ। जो व्यक्ति बाईसाइकिल में 5 रुपए के पंचर लगाता हो, हवा भरता हो, और उस व्यक्ति को जिसके पास चंडीगढ़ जाने का भाड़ा नहीं हो, जिसके पास चुनाव लड़ने के लिए कार का किराया नहीं हो, उस व्यक्ति को 2 बार एमएलए बना दिया। एक बार तो उस शख्सियत के सामने बना दिया जो शख्सियत इस देश की जहाजरानी मंत्री रह गई थी। इससे बड़ा प्रमाण और आप क्या चाहोगे? चांदराम जी के खिलाफ दरियाव सिंह जी को इंडिपेंडेंट बना दिया था, और एक बार पार्टी की तरफ से बनाया। बीजेपी क्या इसी रास्ते पर चलती है ना, जो अध्यक्ष बनाया है? चलो वो बीजेपी का मामला है, हम उस बात में नहीं जाना चाहते। हमारी तो एक ही बात है प्रवीण जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के जो जन्मदाता थे, जिन्होंने इस पार्टी को नाम दिया, इस पार्टी का गठन किया, जिन्होंने पूरा जीवन संघर्ष किया, सड़कों पर लोगों के हितार्थ रक्षार्थ अनेक नीतियां बनाई, ये चौधरी देवीलाल जी के द्वारा लगा गया पौधा है, और इस पौधे में 36 जात के फूल हैं। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सभी अपने 36 बिरादरी के भाइयों को, सभी धर्मों को, सभी वर्गों को अपने सीने से लगा करके इस प्रदेश में संघर्ष का काम करने लग रही है, और इस संघर्ष का नतीजा आपको 2029 में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार रूपी पौधे के रूप में दिखाई देगा। क्षेत्रीय पार्टियों का भविष्य है फिलहाल भी? डेफिनेट तौर पे। लोग तो कहते हैं खत्म हो गया, दोनों पार्टी चाहती भी नहीं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कागा को से ढोर थोड़ा मर्या कर हैं, काग तो नहीं उचाना सारे देश के पशु मर जा, तेरा सूत बैठ जाए। कागा को से ढोर नहीं मर्या थे प्रवीण जी। जिस आदमी में संघर्ष का मादा है, जिसने संघर्ष किया, वो आदमी सुने कभी झुकना सीखा नहीं। और ये कहें, ये कुछ भी कहो, हम इनके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। हमारा तो सीधा एक ही लक्ष्य है, हरियाणा प्रदेश के बुजुर्ग की लड़ाई, गरीब की लड़ाई, SC ST भाइयों की लड़ाई, जहां कहीं भी गरीब कमेरे वर्ग के लोगों के हितों पर सरकार के द्वारा कुठाराघात होगा, तो उस लड़ाई में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अग्रणीय खड़ी मिलेगी। और वो महाराज गोपाल दास ने कहा था, सती तो शराब दे को न्या और लुच्ची का लागे को न्या, ठीक सांझ ने सब मार के सोए आ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता प्रवीण जी। नहीं, चलो अगर ग्राउंड पे बात की जाए तो पहलवान जी ग्रामीण अंचल की जैसे पार्टी मानी जाती है, आप किसान कमेरे की कह रहे हो, तो ये अधिकतर वर्ग गांवों में बसता है, तो क्या तेजी से बढ़ता हुआ शहरीकरण फिर चुनौती नहीं हो जाता इनेलो जैसी पार्टी के लिए? नो, आज एक बात को और भी आप लेकर चलो, ये भी एक गलत परसेप्शन बनाया जा रहा है। जज्जर शहर को आप उठा करके देख लो जी, अगर पुराने जज्जर शहर को आप देखोगे तो उससे ज्यादा वोट आज ग्रामीण लोगों, जो जज्जर के आसपास के लोग हैं, उनकी शहर के अंदर है, और उनकी मानसिकता ग्रामीण पृष्ठभूमि से है। ये परसेप्शन भी कुछ लोग बनाने का काम करते हैं। रोहतक शहर के अंदर आप चले जाओ, सोनीपत के अंदर आप, किसी भी शहर के अंदर, हिसार में चले जाओ आप, ज्यादातर लोग जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, ये शहर बड़े किससे हो गए? शहर से शहर बड़े नहीं हुए, ये बाहर से जो व्यक्ति आए, गांव से जो बच्चे पढ़ाने के लिए आए, उनकी नफरी बढ़ती जा रही। वो किसके लोग हैं? वो ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग हैं प्रवीण जी। हर परसेप्शन का जवाब भी देंगे, हर परसेप्शन की लड़ाई भी लड़ेंगे, और इनका पक्का परमानेंट इलाज भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सतपाल पहलवान जी थे, काफ़ी दिनों के बाद आज इनसे हम रूबरू हुए हैं, और तमाम चाहे वो
ट्रेड डील जो चल रही है, क्योंकि पहलवान जी भी काफ़ी सारे देशों की इन्होंने यात्रा की थी और चौटाला साहब भी जाने जाते थे हर उस चीज़ को बाहर जाके समझने के लिए, देखने के लिए कि हम अपने देश या अपने प्रदेश में किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उन पर भी इन्होंने अपने अनुभव बताएं कि हमारा जमींदार या जो बाहर जो जमींदार है किस मायने में अलग हैं। और ट्रेड डील में अगर जो डेयरी में अगर सीधा सीधा पहुँच हो जाती है अमेरिका की भारतीय बाज़ार में, तो हमारे जो डेयरी प्रोडक्ट वाले जो किसान हैं, जो पशुपालन करते हैं, उनके लिए किस तरीके से खतरा हो जाता है। हरियाणा की राजनीति हालात कैसे हैं, देवेंद्र हुड्डा की लंच डिप्लोमेसी को किस तरीके से देख रहे हैं। तमाम चीज़ों को पहलवान जी कह रहे हैं कि इनेलो हर उस चुनौती से निपटने के लिए तैयार है और लगातार ये लोग आगे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये इनका मानना है। धन्यवाद।